हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राजेश एंड वेलकम टू एके लर्निंग। हम एनईपी डिस्कस कर रहे थे और हमने जो हमारी 1968 वाली पॉलिसी है पहले हमने उसको डिस्कस करा। उसके बाद आप सभी को पता होगा हमारी 1986 में आती है दूसरी पॉलिसी, है ना, हमने उसको डिस्कस करा। फिर 19 जो 86 वाली पॉलिसी होती है एनईपी, उसको रिवाइज किया जाता है 1992 में, हमने उसके भी फैक्ट्स जाने। और लास्ट क्लास यानी कि जो हमारी कल की क्लास हुई थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। उसमें हमने डिस्कस करा था जो हमारी एनईपी है ना, उसका बेसिकली फॉर्मेशन कैसे हुआ था। आपने देखा कि दो कमिटीज बनी थी उसमें, है ना। एक के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन थे, लेट टीएसआर सुब्रमण्यन, उनकी डेथ हो जाती है ना, तो फिर एक दूसरी कमेटी बनाई जाती है जिसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी। और अब बारी है जो हमारी एनईपी है उसको, उसके जो आगे के फैक्ट्स हैं उनको जानेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे, है ना। एक मिनट स्टार्ट करते हैं भाई, वीडियो ऑडियो क्लियर होगी। देखो, हम बात कर रहे थे किसकी, एनईपी 2020, एन 2020 है। और आज हम देखेंगे जो एनईपी 2020 है वो एजुकेशन में, मतलब जो हमारी नर्सरी एजुकेशन होती है ना, उसके लिए क्या कहती है, उसके लिए क्या विचार हैं उसके, वो देखते हैं। हेडिंग क्या रहेगी इसकी, नर्सरी एजुकेशन, है ना। नर्सरी एजुकेशन, नर्सरी एजुकेशन के लिए क्या कहती है एनईपी 20। देखो, सबसे पहली बात, जो जितनी भी अभी तक पॉलिसीज आ रही थी एजुकेशन की फील्ड में, जो एजुकेशन के लिए वर्क कर रही थी, एजुकेशन के लिए वर्क कर रही थी, बट जो हमारी ये नर्सरी एजुकेशन है, किसी भी पॉलिसी ने इसकी तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, है ना। लेकिन जो हमारी एनईपी 2020 है, इसने इसका भी फोकस रखा है ना, इसका भी ध्यान रखा, क्योंकि जो आप सभी को पता होगा जो हमारी जो नर्सरी एजुकेशन होती है, जो मतलब जो अर्ली स्टेजेस होती है बच्चों की, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेज होती है किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, है ना। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो, वो चाहे वो उसका लॉजिकल डेवलपमेंट हो ना, या चाहे उसका सोशल डेवलपमेंट हो, सारे ही जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं इस स्टेज में। जो हमारी 3 to 6 ईयर्स की एज होती है ना, जो 3 to 6 ईयर्स वाली एज होती है, ये होती है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल किसके लिए, किसके लिए, ये होती है डेवलपमेंट के लिए। एज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट यहाँ लिख देता हूँ। ये जो एज होती है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मानी जाती है ना। और क्योंकि लैंग्वेज जो डेवलपमेंट होती है ना, बेसिकली जो तीन मतलब 4 5 साल तक जो बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है ना, वो मैक्सिमम हो जाता है ना। और जो फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है इस स्टेज में ज़्यादा तेज़ी से हो रहा होता है ना। ये हमने डिस्कस करा था, आप हमारी वीडियोज़ में देख सकते हो। और इसके अलावा एक RTE एक्ट आया था ना 2009, वो भी अगर वो आपको पता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है, बट वो वहाँ पे टैग लगा हुआ है 6 to 14 ईयर्स तक की जो एज है ना वहाँ पे। तो जो हमारी एनईपी 2020 है, ये नर्सरी एजुकेशन पे भी फोकस करती है। और देखते हैं इसने क्या बोला है। इसने बोला है कि जो हमारी एनईपी है ना, ये क्या करेगी, जो नर्सरी एजुकेशन है इसमें क्या करेगी, एक तो हमारी चलाई जाएगी ECCE, ECCE। ये क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। ये आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं बहुत सारे, वो आंगनवाड़ी में जा रहे होते हैं ना पढ़ने के लिए, मतलब जो उनकी स्टार्टिंग की एजुकेशन है उसको लेने के लिए, तो ये वही है ना, सेम ही चीज़ है। इसी के अंदर से आंगनवाड़ी चलाई जाती है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर होम रहेगी, अर्ली चाइल्डहुड एंड
हेयर एजुकेशन। ये बहुत ही ऐसी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, चाहे ड्यूटी प्लस भी हो, सीवीएस में भी पूछ सकता है। सीटेट में तो ना के बराबर ही पूछेगा, बट हाँ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो बात ये थी। एनईपी 2020 सबसे पहले क्या कहता है कि हम जो हमारी नर्सरी एजुकेशन है उनके लिए ये ईसीसीई है ना, इसके अंडर हम आंगनवाड़ी के थ्रू बच्चों को क्या करेंगे, एजुकेशन देंगे। ठीक है, और इसके अलावा और क्या कहा इसने, जो एनसीईआरटी है ना, आपको पता होगा एनसीईआरटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बुक्स है ना, बेसिकली उसी की जो हायर क्लासेस होती है ना उसी की प्रेफर की जाती है। जो हमारी होती है ये जो एनसीईआरटी होती है, क्या बताया, जो एन आर, ये क्या करेगा, विल डेवलप ये एन है ना, ये चीज़ डेवलप करेगा। एनसीईआरटी विल डेवलप NCPFECCE। ये क्या है, एन फॉर आपका नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, है ना, बहुत बड़ी सी फुल फॉर्म है। फॉर्म लिख देता हूँ इसकी, फुल फॉर्म क्या है, ये मैं लिख रहा हूँ इसकी फुल फॉर्म, है ना, इसकी फुल फॉर्म लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, नेशनल, अभी इसको भी समझते हैं, नेशनल नेशनल पेडागोजिक फ्रेमवर्क ये ECCE हमने अभी भी देखा था, अभी इससे पहले हमने इसके फुल फॉर्म डिस्कस करी थी ना, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। ये इतनी बड़ी सी भाई फुल फॉर्म है, इसको याद रख लेना। एनसीईआरटी क्या डेवलप करेगा, NCPFECCE, है ना, इसके तहत क्या चलाई जाएंगी। और ये अच्छा, ये जो है ना, ये क्या करेगा, क्या बताता हूँ मैं, ये पता है क्या करेगा, ये इसका काम रहेगा भाई, जो ये उसको देखेगा, ये देखेगा अप टू 8th, ये किसके साथ डील करेगा, हाँ, 8th तक बच्चों को, जो हमने कल समझा था ना कि सेकेंडरी तक हमें, जो NEP 2020 है वो सेकेंडरी एजुकेशन तक की बात करता है, मतलब कि सेकेंडरी तक हमें बच्चों को एजुकेशन कंप्लीट करवानी ही करवानी है ना। GER हमने समझाता है ना कि 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो देना है। ये आप पिछली क्लास से समझ सकते हो। तो ये क्या करेगा, जो एनसीईआरटी ये फ्रेमवर्क डेवलप करेगा, ये ये देखेगा कि 8 तक के बच्चों को, है ना, एजुकेशन मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है ना, और ये फिर इसके लिए अपने ढंग से चीज़ें चलाएगा, है ना, कि किस तरीके से बेटर एजुकेशन दे सकते हैं बच्चों को। और एक चीज़ और थी इसमें, एक चीज़ और थी, आंगनवाड़ी चलाई जाएंगी, है ना, NCCE के अंडर ही क्या चलाई जाएंगी, आंगनवाड़ी। तो आपका ECC है, इसके अंडर क्या चलाई जाएंगी, आंगनवाड़ी, है ना। आंगनवाड़ी चलाई जाएंगी नर्सरी एजुकेशन के लिए। और इसमें क्या सिखाया जाएगा, इसमें बच्चों को एजुकेशन तो दी जाएगी, बट क्या क्या हम बुक से एजुकेशन देंगे, बिल्कुल भी नहीं, बुक से नहीं देनी है। यहाँ पे है ना,
यहाँ पे बुक्स नहीं होंगी, यहाँ पे बच्चों को जो एजुकेशन दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी, आर्ट्स वाली चीज़ें सिखाकर, है ना। आर्ट्स के थ्रू, आर्ट्स मतलब कि जैसे हम बच्चे को कोई एक्टिविटी सिखा रहे हैं, मतलब कि जैसे पेपर फोल्डिंग वगैरह हो गई, है ना, या ड्राइंग कलरिंग, इस तरीके की चीज़ें, है ना, आर्ट्स वाली चीज़ें सिखा रहे हैं। और स्टोरीज के थ्रू, है ना, स्टोरीज जब बच्चा सुनेगा और समझेगा तो वहाँ पे एक तो उसके, है ना, वो एक तो सुनेगा, है ना, तो उसकी लिसनिंग स्किल जो होगी वो बेहतर होती जाएगी वक्त के साथ साथ, है ना, टाइम के साथ साथ। इसके अलावा और क्या होगा, कॉग्निटिव लेवल भी उसका कहीं ना कहीं बढ़ेगा, है ना, वो सोच पाएगा। अगर हम बच्चे को स्टोरी सुना रहे हैं तो फिर वो बच्चा सोच पाएगा कि हाँ, मतलब अभी मान लो सपोज आप बच्चे को स्टोरी सुना रहे हो, है ना, तो वो अज्यूम करेगा कि अच्छा आगे जाके ना ये हुआ होगा, मतलब कि अगर एक शेर और मान लो बकरी की स्टोरी चल रही है ना, तो आपने ये बताया कि बकरी और मेमने की, है ना, मान लो लड़ाई हो गई आपस में, तो बच्चा क्या अज्यूम करेगा कि बकरी जो है ना शिकार बन गई होगी शेर का, या शेर ने खा लिया होगा बकरी को, इस तरीके का खुद से अज्यूम करने लगेगा वो, मतलब कि वो अपना खुद का लॉजिक लगाना स्टार्ट कर दिया उसने, है ना, इस तरीके की चीजें, है ना। इसके अलावा गेम्स वगैरह के थ्रू क्या करेंगे, हम गेम्स का भी एड ऑन करेंगे, है ना, गेम्स, गेम्स के थ्रू बच्चे को सिखाई जाएंगी चीज़ें। गेम्स के थ्रू क्या होगा, बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट होगा मेनली, है ना, जब वो 10 बच्चों के बीच में आएगा खेलेगा तो समझेगा, है ना, सोसाइटी को, उनके आइडियाज़ को। अच्छा, इस तरीके के लोग भी होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा बहुत हेल्पिंग नेचर के होंगे, ना, वो जब बच्चों के बीच में आएगा तभी सीख पाएगा। और सॉन्ग्स के थ्रू भी, है ना, इस तरीके से इन सारी चीज़ों से बच्चे का जो है ना, बेसिकली हम बच्चे को क्या करेंगे, एजुकेशन देंगे ECCE के अंडर, है ना। ये किसने, ये कौन डेवलप करेगा इसको, ये तो है ही वो जो अभी हमने बात करी थी, NCERT एक डेवलप करेगा ना, NCC, जिसका नाम बड़ा था, क्या नाम था, NCP, भाई मैं खुद ही भूल गया, बहुत बड़ा नाम है भाई। हाँ ये रहा, NCPFECCE, ठीक है, तो ये नाम याद रख लेना। आगे चलो, आगे हम क्या देखते हैं, तो अभी हमने क्या समझा कि NCERT ने क्या करा, सॉरी NCERT नहीं, NEP जो 2020 है उसने नर्सरी एजुकेशन के लिए क्या किया, एक तो वो जो हमारी नर्सरी की एजुकेशन है आंगनवाड़ी के थ्रू देंगे, है ना, जिसमें बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है, और बुक्स के थ्रू एजुकेशन नहीं दी जाएगी। और क्या करता है भाई ये, और एक और ये चीज़ें डेवलप करेगा, है ना, जिस जो कि 8th क्लास तक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और अब हम बात करते हैं प्राइमरी प्राइमरी एजुकेशन की, मतलब कि जो NCERT है, NCERT नहीं, क्या है हमारा, NEP 2020, जो हमारी NEP है ना 20 वाली, ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या करती है, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन में क्या रोल है इसका, वो देखते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ होती है FLN। FLN आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने या बच्चों ने या टीचर्स ने जो भी हैं हमारे चैनल पे, है ना, जो भी इस अभी देख रहे हो ये वीडियो, वो जानते होंगे FLN क्या होता है, फंक्शनल लिटरेसी, लिटरेसी एंड है ना न्यूमरेसी, फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसका क्या मतलब है प्राइमरी एजुकेशन में, मतलब कि ये हम बात कर रहे हैं 5th तक की, ठीक है, ये किस तक होगा, ये हम बात कर रहे हैं अप टू 5th। आपको पता होगा प्राइमरी मतलब 5th तक की बात चल रही है। तो इसमें फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का क्या मतलब है, आपने देखा होगा जो बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना, स्कूलों के 5th क्लास पास आउट हो चुके हैं, बट फिर भी उनको कैलकुलेशन करनी नहीं आ पा रही है, मतलब उतनी स्ट्रांग नहीं है, या वो लिख नहीं पा रहे हैं,
है ना, पढ़ नहीं पा रहे हैं, 2 अक्षर वाले शब्द या 3 अक्षर वाले शब्द पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं ना, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा वो हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये इसके अंदर आएंगे, है ना। तो इसका यही एम है कि हम जो 5th क्लास तक के बच्चे हैं उनको जो है ना ये चीज़ें, कम से कम ये चीज़ें तो आनी ही हो, है ना। बच्चा 5th क्लास में पहुंच चुका है तो एटलीस्ट ये चीज़ें आती हो बच्चे के अंदर, है ना, ये चीज़ें आती हो। और ये गवर्नमेंट ने, मतलब ये जो एनईपी है ना, इसका टारगेट है कि 2025 तक, ठीक है, कब तक, 2025 तक इसको यूनिवर्सल करना है। और वो कहाँ तक, 3rd तक, 3rd क्लास तक। क्या बोल रही है एनईपी 2020 कि 2025 तक, है ना, 2025 तक हमें इसको यूनिवर्सल करना है कि जो 3rd क्लास तक के बच्चे हैं, अब 5th की नहीं, अब बात चल रही है 3rd की, है ना। 3rd क्लास तक जो बच्चे हैं उनको जो ये लिटरेसी और न्यूमरेसी जो बेसिक वाली है ना, पढ़ना लिखना एटलीस्ट आ जाए उनको, ठीक है। ये बात है प्राइमरी एजुकेशन की फील्ड में। और इसके अलावा और क्या बात करती है एनईपी 2020, ये जो है ना, ये FNL, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये रहेगी स्टेट गवर्नमेंट की, इसकी स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब वो अपनी तरफ से चाहे वो प्रोग्राम चलाए, है ना, क्या कर रहा है, किस तरीके से डील करना है, वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा ये जो एजुकेशन हम देंगे ना, प्राइमरी एजुकेशन होगी, ये बेस्ड होगी क्रिटिकल थिंकिंग, किस पे, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब ऐसा नहीं है कि बस बच्चों को रट्टाफिकेशन वाला वही प्रोसीजर चल रहा है, बच्चे को रटवाए जा रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि हम एक्टिविटी बेस्ड चीजें करवा रहे हैं ना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी यहाँ पे, है ना, एक्टिविटी बेस्ड होगी। क्या होगी, एक्टिविटी बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड होंगी चीजें। बच्चा खुद करके सीख पाए, कि कोई एक्टिविटी दे दी, है ना, फील्ड ट्रिप या इस तरीके से बहुत सारे जो टीचिंग मेथड्स होंगे उनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। बच्चा एक्सपीरियंस करके सीख पाए चीज़ों को, ठीक है। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग हमारा जो रहेगा ना, मेन पर्पस रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बताई थी इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन में, वो क्या थी कि इंटर रिलेटेड होंगे सब्जेक्ट्स। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या होता है, इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन का मतलब कि जो सब्जेक्ट्स है ना, जो 5th तक के जो सब्जेक्ट्स होंगे वो एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, रिलेट करने चाहिए। रिलेट क्या मतलब कि जैसे आप सभी को पता होगा 5th तक हमारी SST, जियोग्राफी और जो भी है हमारी पॉलिटी, हिस्ट्री, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें, है ना, मिक्सर होता है जिसको हम EVS बोलते हैं, है ना। ये जो EVS होता है ना, ये क्या होता है, जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में होंगे उनको पता होगा, आपने भी पहले EVS की बुक चलती थी। तो ये इसमें ना, इसमें आपका साइंस का भी पोर्शन होता है, हिस्ट्री का भी कुछ कुछ, है ना, चीज़ें होती हैं, ज्योग्राफी की भी चीज़ें होती हैं, तो मिक्स करके होती हैं ताकि बच्चा क्या कर सके, चीज़ों को, है ना, रिलेट कर सके। उसके माइंड में ये नहीं बिठाना कि SST के इतने सारे पार्ट होते हैं, आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, है ना, ये कई सारे सब्जेक्ट्स, उसमें 5-6 सब्जेक्ट्स तो अपने SST के अंदर ही आ जाते हैं ना। तो उस चीज़ से बच्चे को डराना नहीं है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कि सब्जेक्ट को आपको कनेक्ट करके सिखाना है, ठीक है। तो ये हुई बात किसकी, इंटरडिसिप्लिनरी की। ये बात थी प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या करा है ना इसने, एनईपी 2020 ने। और आगे देखते हैं, और आगे और क्या है। अब हम देखेंगे कि जो हमारी वो है क्या, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में क्या क्या रोल है इसका, एनईपी का, हाँ। लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग आप सभी को पता होगा कि जो हमारी जो स्टार्टिंग की जो एजुकेशन होती है बच्चे की, वो कौन सी उसमें होनी चाहिए, लैंग्वेज में। मदर टंग हम
यूज करते हैं ना, क्या करते हैं, मदर टंग। जो स्टार्टिंग एजुकेशन होती है वो किसमें होती है, स्टार्टिंग जो एजुकेशन होगी ना, वो किसमें होगी, मदर टंग में, है ना, मदर टंग में। अच्छा, अब इस मदर टंग से होगा क्या, हम तो इंग्लिश में भी स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चा जैसे ही आ रहा है। मदर टंग से होगा ये कि जो आपका बच्चा है ना वो और ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाएगा। सपोज जैसे बच्चा स्कूल में आ रहा है ना, बच्चे की जो घर की लैंग्वेज है ना, मान लो वो हिंदी है ना, बच्चा हिंदी में, उसके घर में हिंदी में बोलचाल हो रही है, जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है उसने सारे हिंदी के वर्ड सुने, और 1-2 साल वो अपने, बच्चा जो है अपनी फैमिली में रहा है, तो सब लोग हिंदी में ही बोल रहे हैं, है ना। तो जब वो स्कूल में जाता है तो टीचर उसको बोलती है कि पानी पी लो, है ना, अब, या बोतल लेके आओ, इस तरीके से कुछ टास्क देती है या कुछ भी बोलती है, तो वो बच्चा समझ पाएगा, रिलेट कर पाएगा कि हाँ ये क्या बोल रही है, क्योंकि उस बच्चे को जो घर पे इंस्ट्रक्शंस मिलते थे या जो भी बातचीत होती थी, सेम तरीके के इंस्ट्रक्शंस उसको यहाँ पे क्लासेस में, स्कूल में दी जा रही है ना, मदर टंग मतलब घर वाली लैंग्वेज में। और वही अगर वही बच्चा जाता है स्कूल में और उसको ना इंग्लिश में बोलती है टीचर कुछ, या किसी अदर लैंग्वेज में बोलती है, तो बच्चा उसको समझ नहीं पाएगा, है ना, उसको टाइम लगाएगा कि उसको ये समझ नहीं आएगा कि टीचर बोल क्या रहा है, उसको रिलेट ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जब अगर हम मदर टंग यूज करेंगे स्टार्टिंग की उसमें, इसमें स्टार्टिंग के पीरियड्स में, तो बच्चा ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाएगा, है ना। और ये प्राइवेसी, प्राइमेसी है ना, कि प्राथमिक होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। और दूसरा क्या, नो लैंग्वेज भी फोर्स्ड, मतलब कि हमें किसी भी लैंग्वेज को है ना थोपनी नहीं है, जबरदस्ती नहीं, कि मतलब आपको मदर टंग में टीचिंग नहीं मिलेगी, आपको है ना दूसरी लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स होते हैं ना, आपने देखा होगा, इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देते हैं वो तो ठीक है, बट वहाँ पे पेनल्टी लगाई जाती है, अगर आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हो तो आपको फाइन भरना पड़ेगा ना, 50 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का, इस तरीके से। तो वो क्या है, वो गलत है। मैं प्राइमरी तक की बात कर रहा हूँ, है ना, ये लैंग्वेज टीचिंग में किसके लिए बात कर रहा है, प्राइमरी तक की बात कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है हमें। और इसके अलावा और क्या बात होती है, इसके अलावा एक और बात करता है कि जो संस्कृत होती है ना हमारी लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज हमने बहुत पढ़ी। जो संस्कृत लैंग्वेज होती है, एक ऑप्शन की तरह उसको यूज करना चाहिए संस्कृत को, कि बच्चा मतलब मदर टंग में तो ले ही रहा है एजुकेशन, है ना, अगर वो अप टू 8th, है ना, 8th क्लास तक अगर वो संस्कृत पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, उसको है ना हम दे सकते हैं, अगर वो उसकी चॉइस है, ऑप्शनल है ना, अगर वो पढ़ना चाह रहा है तो पढ़ सकता है, जबरदस्ती नहीं करनी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा एक और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, या 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, ये कोठारी कमीशन और हमारी जो NEP 68 वाली थी तब से ही चल रहा है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ना। इसमें क्या क्या था, एक तो आपका क्या था, एक तो था आपका क्या, एक तो मदर टंग है ना, इसमें एक तो MT है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, MT मतलब मदर टंग हो गई आपकी, 3 लैंग्वेज जो हम सिखा रहे हैं बच्चे को, मदर टंग हो गई, एक दूसरी हो गई कौन सी, इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज है ना, और एक और कोई सी भी, एक और कोई सी फॉरेन लैंग्वेज, है ना, आउटर लैंग्वेज, या हम कहें फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। इतनी बात होपफुली आप सभी को क्लियर होगी। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में 3 लैंग्वेजेस सिखानी है बच्चे को, कौन कौन सी, मदर टंग और इंडियन लैंग्वेज और एक और कोई सी आउटर लैंग्वेज, मतलब इंडिया के बाहर वाली लैंग्वेज, है ना, हम फॉरेन लैंग्वेज कह सकते हैं जिसको, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, और इसके अलावा 1-2 पॉइंट्स और है, उसको भी डिस्कस करते हुए चलते हैं।
इसके अलावा होगा जो बच्चे बोल नहीं सकते है ना या सुन नहीं सकते, उनके लिए लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज यूज होती है, आप सभी को पता है ना, क्या होती है साइन लैंग्वेज। और वो कौन सी होती है, अभी फिलहाल कौन सी यूज हो रही है, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, है ना। अभी हमारे देश में क्या हो रहा है, जो बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, उनके लिए साइन लैंग्वेज डेवलप्ड है पहले से ही, वो कौन सी है, अमेरिकन साइन लैंग्वेज अभी तक यूज हो रही है ना, अमेरिकन साइन लैंग्वेज। बट एनईपी 2020 क्या कहता है कि भाई हम है ना खुद की साइन लैंग्वेज डेवलप करेंगे, है ना, इंडियन साइन, ठीक है, क्या करेंगे हम खुद की लैंग्वेज डेवलप करेंगे, साइन वाली, ISL बोलते हैं, आई इंडियन साइन लैंग्वेज। ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो इसको याद रखना। अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, बट एनईपी 2020 क्या कहती है, हम खुद की साइन लैंग्वेज डेवलप करेंगे। इंडिया इतना बड़ा देश है ना, बहुत सारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट फर्स्ट नंबर पे बस आने ही वाला है ना। तो हमारे पास खुद की क्या है, एक है ना इंडियन साइन लैंग्वेज होनी चाहिए, और ये को डेवलप करने की बात करते हैं, है ना। और इसके अलावा कुछ हियरिंग मटेरियल्स की भी बात करते हैं, हियरिंग मटेरियल्स, जो बच्चे सुन नहीं पाते उनको हमें ना कुछ हियरिंग मटेरियल्स देते हैं, जो लोग स्पेशल एजुकेटर हैं, है ना, हम जैसे जो भी स्पेशल एजुकेशन की फील्ड से हैं वो जानते होंगे, है ना। तो उनको है ना हम कुछ हियरिंग मटेरियल्स देंगे, जो अगर बच्चा ठीक से नहीं, मतलब एज असिस्टिव एड्स वगैरह, ताकि बच्चा जो है कोऑपरेट कर सके और चीज़ों को ना समझ सके, एटलीस्ट हम उसको जो हमारी फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी है वो चीज़ें बच्चों को सिखा सके, है ना, इसके थ्रू, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और अभी एनईपी 2020 है ना, इसमें एक वीडियो और होगी, उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी एनईपी 2020 को, है ना। मुझे लगा था 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, बट वीडियो फिर ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, इसलिए एक वीडियो और होगी, तो उसमें हम एनईपी 2020 को कवर कर लेंगे, है ना। और आप वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इफ़ यू आर अ D+B एस्पिरेंट कह सकते हो, या फिर जो भी अपना KBS एस्पिरेंट जो भी हो, अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाह रहे हो, है ना, तो आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें पार्ट B मैं आपको है ना पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, समझाते हुए चल रहा हूँ, इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह भी ऐड ऑन होती रहेंगी, जैसे एक टॉपिक खत्म हुआ तो फिर हम टेस्ट सीरीज उसकी सॉल्व कर लेंगे, है ना। मतलब ये देख लेंगे कि किस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो D+B या फिर आपका KBS है या सीटेट जो भी है, अगर पूछा जा रहा है तो किस तरीके से पूछा जा रहा है ना, या फ्यूचर में किस तरीके के पूछे जाएंगे, है ना। तो होपफुली आप सभी को पसंद आई होगी वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।